हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th सीबीएसई जिनका अभी पेपर चल रहा है और नेक्स्ट पेपर आपका फिजिक्स है, तो सैम्पल पेपर मैंने पूरा डिस्कस कराया है। उसका 2 सेक्शन और है, सेक्शन डी और ई। और ये सैम्पल पेपर का जो भी मैंने वीडियो बनाया है एक अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया गया है, जिसको आप देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो अपना तैयारी है उसका डेप्थ आपका कितना है, और उसी के अकॉर्डिंग आगे 4-5 दिन आपको तैयारी कर लेना है। ठीक है, जितना वीडियो दिया गया है आपको इम्पोर्टेंट से बिहार बोर्ड के नाम से कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है फिजिक्स का। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए दिया गया है वो डेरिवेशन 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का सवाल सब उसमें सीबीएसई के लिए भी है। आप उसको एक बार देख सकते हैं और उससे आप मेन कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं, और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट का वीडियो आपको दिया गया है। ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो या कोई वैसा वीडियो आपको चाहिए होगा तो आप इस वीडियो के नीचे में आप कमेंट कीजिएगा। अगला 4-5 दिन के अंदर आपको मतलब एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसका सॉल्यूशन। तो हम लोग सेक्शन डी सैम्पल पेपर 2023 का देख रहे हैं। इसके पहले तक आपको करा दिया गया है, उसका वीडियो डाला गया है, तो उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ठीक है, ये 5 मार्क्स का सेक्शन डी है। इसके पहले तक 3 मार्क्स का था, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स का कराया मैंने। अभी लास्ट है 5 मार्क्स का। इसमें देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेज प्लेस्ड नियर ईच अदर। ठीक है, हम लोगों ने ये सवाल, अगर मैं पर्सनली बात करूं जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो उनको ये बताया गया है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ये पढ़ाया गया है। उनको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया गया है। आपको बताना है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक डाइपोल का कैसा होगा। उसके बाद क्या है सेकंड क्वेश्चन में, 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, 2 आइडेंटिकल मतलब एक जैसा पॉजिटिव चार्ज है उसका नियर बाई रखा हुआ है, उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में हम क्या जानते थे कि अ सरफेस ऑन विच एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज इक्वल, मतलब वैसा कोई भी सरफेस, जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से आपको गिवन है तो इसके आप जो परपेंडिकुलर जो सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सरफेस पे अगर कोई चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक अगर हमको ले जाना है तो वर्क डन हमारा 0 होगा। अगर वर्क डन 0 होगा तो पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम उस सरफेस को कहते हैं जिसके एवरी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल इक्वल हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का ड्रॉ करना है तो देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। बेसिक कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए। डाइपोल भी पता था, इक्वी पोटेंशियल भी पता था। तो देखिए इधर थोड़ा सा मैं जगह ले लेता हूँ। डाइपोल किसको बोला जाता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। ये इक्वल एंड जब अपोजिट चार्ज होता है जो कि बहुत ही नियर बाई रहते हैं, बहुत ही कम डिस्टेंस से सेपरेट रहते हैं, क्योंकि ये एटम का पोलराइजेशन का ये फॉर्म है। एटम जब पोलराइज होता है तो डाइपोल में बदलता है। अब इसका बोला कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस का रिलेशन क्या जानते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक बात है। अब यहाँ से देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन बनेगा, इसका लाइन तो कुछ इस तरह से बनेगा, सिमेट्रिक जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का सिस्टम है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होगा। अगर इधर बात करें तो कुछ ऐसा होगा, इधर बात करें तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इधर से ओरिजिनेट हो रहा है, इधर से टर्मिनेट हो रहा है। अब आप सोचो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के आसपास, इस चार्ज के आसपास क्या एकदम इक्वल होगा, जितना वैल्यू इधर होगा क्या उतना ही वैल्यू इधर होगा, इक्वल डिस्टेंस पे। तो इक्वल डिस्टेंस पे अगर हम देखें तो देखिए फिर से ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसके एक्सिस पे बात करें तो जितना डिस्टेंस यहाँ लेंगे अगर उतना ही डिस्टेंस इस चार्ज से इधर लेते हैं तो ये दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक बात है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्ट और नेगेटिव के कारण भी इन्वर्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कहाँ पे होगा, ये दोनों चार्ज के बीच में ज़्यादा होगा कि ये दोनों चार्ज के बाहर में ज़्यादा होगा।
तो आप इसको सिंपल फार्मूला पे बैठा के चेक कर सकते हैं के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे डाइपोल का जो अंदर का पार्ट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा। अब बाहर में अगर जाएंगे तो इससे डिस्टेंस तो कम है लेकिन इससे डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो घट जाएगा। यानी कि इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, और ये दोनों साइड। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, तो पॉइंट चार्ज रेडियली आउटवर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनेगा। कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर तो बनेगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इससे इक्वल डिस्टेंस पे जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह इक्वल होगा, इसलिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल यहाँ पे हम बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों चार्ज से डिस्टेंस अलग अलग देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनेगा। इसमें स्फीयर होगा लेकिन सेंटर उसका चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो समझिए। यहाँ पे अगर बात करें तो अगर हम फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू मान लेते हैं, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा है तो इसका कुछ स्फीयर ऐसा बनेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर ज़्यादा है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस नज़दीक होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर कम हो इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा दूर होगा। तो यहाँ भी क्या बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। और ऐसे ही सर्कल आप और ड्रॉ कर सकते हैं। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है कि टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड नियर ईच अदर। अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज ले लें, एक ये मान लीजिए एक ये मान लीजिए, इसका वैल्यू प्लस क्यू और इसका वैल्यू भी प्लस क्यू। अब यहाँ पे आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इसका भी आउटवर्ड होगा और इसका भी आउटवर्ड होगा। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा जाएगा। ये सब आप कॉपी में ड्रॉ करते हैं, आप रेगुलर क्लास पढ़ते हैं तो आपको ये पढ़ाया जाता है, तो ये सभी बच्चे को पता होगा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा दिखेगा आपको, और दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस में अगर बीच में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो हम इसको चलिए फिर से बना लेते हैं, चार्ज को ये ऊपर बना लेते हैं। अगर एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ये प्लस क्यू ये भी प्लस क्यू, ठीक है। अब ये दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल कर रहा है ना, रिपेल कर रहा है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और इधर ज़्यादा होगा। तो इस बार जो स्फीयर बनेगा वो इस तरह का बनेगा। इधर देखिए डिस्टेंस ज़्यादा, इधर डिस्टेंस कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा नज़दीक रहेगा। क्लियर है, चलिए तो इसका भी वैसे ही ड्रॉ कर लीजिएगा। इधर क्या बोलेंगे, इधर थोड़ा दूर रहेगा, इधर नज़दीक रहेगा, ये तो इक्वली बन गया। आप समझ पा रहे होंगे ये ड्रॉ करना है, क्या करना है बोल रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी में, in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 to the power minus 3 meter square and the separation between the plate is 3 mm। एकदम सीधा सीधा ये सवाल एनसीईआरटी का उठाया हुआ सवाल है, आप एनसीईआरटी खोल के देख सकते हैं, इस तरह का सवाल उसमें डायरेक्ट गिवन है। तो क्या बोलता है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच में एयर बोला है, जिसका प्लेट का एरिया गिवन है, सेपरेशन आपको गिवन है, बोला कि कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसका भी ये भी सवाल डायरेक्टली फार्मूला पुटिंग ही है और सिंपल सवाल है। देखिएगा अगर ये पैरेलल प्लेट है, इसका एरिया गिवन है
सेपरेशन डी होता है, कैपेसिटेंस अगर सी माने तो सी का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर बीच में एयर है तो, बीच में एयर अगर है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर बीच में कुछ डालता तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं 8.8 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। डी का एरिया कितना दिया है, एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इंटू 10⁻³ और डिस्टेंस है 3 mm, तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर। सब मीटर में कन्वर्ट हो गया, वैसा यूनिट में इसको काट कूट कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट सी आ गया कैपेसिटेंस, ठीक है। 8.85 होता है शायद ये वाला, 8.85 देख लीजिएगा उसको। के का वैल्यू होता है 9 इंटू, ये सही है, 8.85 इंटू 10⁻12। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको काट सकते हैं। क्लास 12th में पढ़ते हैं तो आपको इतना तो आता ही होगा, है ना। तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, कैपेसिटेंस निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोलता है, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट वुड बी द देखिए, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट। देखिए कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को यहाँ रखते हैं हम। ये पैरेलल प्लेट था, कैपेसिटेंस आपको पता चल चुका था। इसको बोला कि 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दीजिए, तो इस कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज कितना होगा, ये नहीं पूछा था। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट पे चार्ज कितना होगा। तो इस पे मान लेते प्लस क्यू, इस पे मान लेते माइनस क्यू। और क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी। सी आपको निकल चुका है, भी आपका गिवन है, हो गया आंसर, ठीक है। हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इफ अ 3 mm थिक माइका शीट ऑफ K इक्वल टू 6 is inserted between the plates while the voltage supply remains connected। देखिए ये सब आप पढ़ते हैं, बिल्कुल एकदम मेन कोर कॉन्सेप्ट से सवाल है और यही तो आपको पढ़ाया जाता है, तो सबने पढ़ा होगा। देखिए क्या क्वेश्चन है कि अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको बैटरी से जोड़ा ही हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड है, रिमेन्स कनेक्टेड। तो बैटरी कनेक्टेड है, इसमें 3 mm थिक, इसका डिस्टेंस कितना था 3 mm, इसका एरिया की भी गिवन था। बोला कि 3 mm थिकनेस का इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाला गया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला गया 6 है। तो बताइए कि इस पे जो चार्ज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले अभी देखिए बिना इसको डाले चार्ज आप निकाल चुके थे ना, इसको आप मान लीजिएगा इनिशियल चार्ज, आप फिर से चार्ज आप निकालिए, तो अब जो चार्ज होगा क्यू फाइनल वो क्या होगा। तो क्यू फाइनल अगर फार्मूला आपको डायरेक्ट आता है, आप पढ़े हैं तो डायरेक्ट आपको पता है कि चार्ज बदल जाएगा के क्यू से, और के का वैल्यू गिवन है। तो जो भी इनिशियल चार्ज आएगा उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा इस मतलब इस सिचुएशन का वो चार्ज होगा, वही आपसे पूछा गया है। तो कैसे बदलेगा, तो इतना से बदलेगा, चेंज निकालना होगा कि कितना चार्ज बढ़ा, तो फाइनल में से इनिशियल को घटा दीजिएगा, बोलिए कि इतना से इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सब सवाल बिल्कुल आसान है। देखिए सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा दिया, पूरा सैम्पल पेपर, बिहार बोर्ड का भी मैंने कराया। बस डिफरेंस हमको बस एक ही लगा, ठीक है। वो डिफरेंस क्या है कि बिहार बोर्ड डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है, ठीक है, और सीबीएसई जो सवाल पूछ रहा है ना, वो डायरेक्ट सवाल से 2 स्टेप अंदर जा रहा है, बस मतलब 2 स्टेप अंदर जाके आपको चेक कर रहा है कि क्या आपने पढ़ाई किया है। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है तो बिहार बोर्ड में बच्चा पास हो जाता है, लेकिन सीबीएसई में पास नहीं होगा, ठीक है। होगा भी तो बिल्कुल बहुत ही खराब स्थिति में पास होगा। तो यही सवाल का अंतर है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इक्का दुक्का सवाल का नहीं कह सकते, 100 नंबर का पेपर है, 80-70 नंबर का पेपर है, तो 2, 4, 5 नंबर का सवाल थोड़ा टफ भी आ जाए तो मतलब एग्जाम है तो हो सकता है ऐसा। बाकी 75 नंबर या 70 नंबर का जो पेपर है 70 नंबर का होगा, 70 नंबर में आप 65 प्लस क्वेश्चन का जो लेवल है वो आसान रहेगा। तो 5 नंबर तो भाई वो मार्जिन है, जो समझदार बच्चा है, साल भर मेहनत किया है, वही 5 नंबर सोल्व करेगा। बाकी एक जनरल बच्चा 65 तो सोल्व कर ही लेगा, ठीक है। तो उसमें कोई हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है,
तो आप जो पढ़े हैं, जो तैयारी किए हैं, अपने आप पे अभी विश्वास कीजिए। और ये सवाल का आसान लेवल है। आप मेरा सॉल्यूशन जो है वो तीनों मतलब पूरा करवा दिए सैम्पल पेपर का, वो पूरा सॉल्यूशन को आप अच्छे से बैठ के कुछ मत करो। अब जो आपने पढ़ा है वो ठीक है, आपने सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन देखा भी होगा तो भी ठीक है। आप इस सॉल्यूशन को जो मैंने कराया है उसको आप शुरू से एक बार बैठ के 2 घंटा में देख जाइए, उसके बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या आपने पढ़ा है और क्या सवाल है। तो देखिए अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 चार्जेज माइनस क्यू are placed at equal distances on a straight line. If the potential energy of the system of these charges is 0, then what is the ratio of capital Q is to a small q? देखिए जो बोला ये सवाल क्या है, जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज के हिसाब से आप आगे बढ़ जाइए, बन जाएगा। क्या करना है, 3 चार्जेस स्ट्रेट लाइन में बोला है, माइनस क्यू, यहाँ पे मान लो कैपिटल क्यू और यहाँ पे मान लो माइनस क्यू। ठीक है, ये 3 चार्ज है, 3 डॉट, बोला इक्वल डिस्टेंस पे है, तो आप इसको x मान लीजिए, x को x मान लीजिए। ये पूरा सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 बोल दिया, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के 0 कर दीजिए। तो देखिए ये दोनों चार्ज का कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई x, और एक सिस्टम सेम ये बनेगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों का हो गया। अब एक कौन बचा, माइनस माइनस वाला, तो उसका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा के Q1 Q2, तो के क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर, आर कितना है तो 2x है डिस्टेंस। फार्मूला क्या होता है, दो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बटा आर, बस फार्मूला लगा दीजिए। अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे सॉरी 0 है, तो आप इसको क्या करेंगे, आपको यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस कीजिए और यहाँ पे कितना आया था, के क्यू स्क्वायर बाई 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप इस तरफ ले जाइएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 के क्यू क्यू और डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2x। x कैंसल, k से k कैंसल, q से q कैंसल, इधर क्या बचा, इधर बचा 2q, बस ना, ये इसको आप हटा दीजिए, 2q इज इक्वल टू इधर क्या बचा, एक स्मॉल q डिवाइडेड बाई 2, तो q इक्वल टू कितना आ गया 4 कैपिटल Q। ये आया ना रिलेशन, आपसे यही पूछा गया। देखिए कैपिटल Q इज टू Q, तो Q को इधर ले आइए, तो कैपिटल Q अपॉन Q, तो इधर से क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि 1:4, ये इसका आंसर हो गया। तो बताइए क्या है, इस सवाल में कुछ है, कुछ नहीं है। जो भी बच्चा मतलब थोड़ा भी ध्यान देकर अगर पढ़ाई करता है तो ये सब क्वेश्चन तो बन ही जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, ये हो गया बी, इसका बी पार्ट का फर्स्ट सवाल है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एट अ पॉइंट डिस्टेंट r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल आउटसाइड इट। ठीक है, बताइए होलोस्फेयर का क्या, स्फेरिकल सेल का मतलब होलोस्फेयर है, तो होलोस्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबने पढ़ा है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो न पढ़ा हो। तो देखिए होलोस्फेयर का मतलब, सॉरी स्फेरिकल सेल का मतलब होलोस्फेयर, ये होलोस्फेयर है जिसका रेडियस कितना बोला है, इसका रेडियस कैपिटल R। ठीक है, रेडियस कितना है कैपिटल R, कितना डिस्टेंस पे बोला गया, एट डिस्टेंस स्मॉल r था, सेंटर आउटसाइड इट। अभी सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है, उसका एक्सप्रेशन आपको ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है, कैसे आएगा। तो अब फिर एक चलिए उसको पहले देख लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, तो चार्ज अगर सेल है तो होलोस्फेयर का सेल है, तो मतलब स्फेरिकल सेल है, तो चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे, सॉलिड तो है ही नहीं। ये नहीं बोला है कि मेटल है कि नॉन मेटल, लेकिन स्फेरिकल सेल बोलिए, सेल का मतलब होलोस्फेयर होता है, तो होलोस्फेयर है तो मेटल हो या नॉन मेटल, चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। अब इसके कारण इस पॉइंट पे सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसको बनाने का 2 तरीका। सबसे पहले एक तरीका आप क्या मानोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा रेडियली आउटवर्ड, तो आपको लगने वाला है कि सब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रहा है, सब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से आ रहा है, तो आप इसको पॉइंट चार्ज सपोज कर लेना। आप पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगा के
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्टली आंसर आ जा रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कितना नंबर का ये सवाल है उस पर डिपेंड करता है। देखिए सवाल पे हम पहले बात कर लेते हैं, कितना नंबर का ये है। ये और में सवाल है, और में 1 2, अब बी में 2 सेक्शन है, मतलब ये 2 सवाल है, इसका मार्क्स होगा 5। तो ये ज़्यादा नंबर का नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। जो अभी बता रहे थे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड से कहाँ से पास लगेगा कि पास हो रहा है। देखिए अगर ये स्फेरिकल सेल है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। तो ये लगने वाला है कि सब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, सेंटर से। तो सपोज कर लेंगे कि इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज, टोटल चार्ज कितना है क्यू, और ये टोटल चार्ज कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, सेंटर पे, तो ये पॉइंट चार्ज हो गया। और यहाँ से आर डिस्टेंस पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर, तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए पॉइंट का नाम पी है, तो पी पॉइंट पे कितना होगा, तब पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये एक आसान तरीका है। दूसरा तरीका क्या आपको बताया जाता है, गॉस लॉ, कि अगर ये स्फेरिकल सेल है या हॉलो सेल है तो हॉलो स्फेयर हो गया, तो इस पर चार्ज इस तरह से होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, टोटल चार्ज क्यू मान लिया जाए, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसको आप गॉसियन सरफेस बना दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट के लोकेशन पे आप एक स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर खींच दीजिए, इसको क्या नाम दीजिए, गॉसियन सरफेस एम। एम के लिए गॉस लॉ अप्लाई कर दीजिए। तो गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ में यहाँ पे लिख देते हैं, आपको दिख जाएगा, देखिए इधर लिख देते हैं जहाँ पे खाली है, यूजिंग गॉस लॉ फॉर द सरफेस एम, एम सरफेस के लिए आप गॉस लॉ लगा लो। तो गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्स, सॉरी क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ है। अब यहाँ पे ई डॉट डी एस अगर देखिएगा तो एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, तो ये डॉट पर डॉट खत्म, ई डी एस कॉस जीरो 1, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे तो रेडियस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, चार्ज बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, और डी एस का इंटीग्रेशन एस हो गया, और चार्ज इनक्लोज इस सरफेस के अंदर कितना है, स्मॉल क्यू, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एस, एस का वैल्यू कितना लेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के, तो ए इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए रिजल्ट दोनों से सेम आएगा, आपको जो पसंद है, जो आप लिख के सेटिस्फाइड होना चाहते हैं उसको आप लिखिए, ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आप करोगे ना तो उसमें नंबर काटने का मौका उसको नहीं मिलेगा। तो गॉस लॉ अप्लाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान ही है। उसके बाद ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, शोइंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई विथ आर ग्रेटर देन आर, ठीक है, एंड आर लेस देन आर। 2 पॉइंट के लिए आपको ग्राफ बनाएगा, ग्राफ आपके कॉपी में मिल जाएगा, कहीं दूर जाने का जरूरत नहीं है, अब कॉपी देख लीजिएगा ढंग से ना, उसमें आपको ग्राफ दिख जाएगा। देखिए ये ग्राफ हमने 2-2 साल पढ़ा है, क्लास 11th में ग्रेविटेशन में सेम चीज़ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, तो एक बार का बात नहीं, 2-2 बार आपने पढ़ा है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है मान लीजिए, और ये डिस्टेंस x है, इसको सेंटर मान लेते हैं, तो सेंटर से r डिस्टेंस पे जो कि उसके रेडियस से बड़ा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कैपिटल R है और यहाँ पे मान लेते हैं स्मॉल r है। तो अगर ये स्फेरिकल सेल है या हॉलो सेल है तो इसके अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है, हॉलो है तो अंदर में 0 होगा, तो यहाँ से लेकर रेडियस तक 0 रहेगा। और इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो सरफेस पे होता है कि क्यू अपॉन आर, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा ये ग्राफ यहाँ चढ़ेगा, पहले यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद चेक करना है, इसको भी नहीं बनाते हैं, देखिए उसके बाद क्या है, आर लेस देन आर, तो लेस देन आर में 0, तो लेस देन आर तो हो ही गया, तो ये जाएगा और ये जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू अपॉन आर। अच्छा ग्रेटर देन का था ना, तो ये के क्यू अपॉन आर तो रेडियस पे हो गया, इसको चलिए ठीक है, ये रेडियस पे हो गया, यहाँ से ये ग्राफ है, यहाँ तक ये ग्राफ नहीं बनेगा, ये वैल्यू हम दिखा दी है। इसके बाद आगे बढ़ना है, ग्रेटर देन के लिए है, तो आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू कितना आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये ग्राफ जो है वो क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्वर्सली का है ना, तो इन्वर्सली अगर आप कुछ ऐसा आ जाता है, ऐसे, ठीक है, ये आर से बड़ा का ग्राफ है, तो ये इन्वर्सली है। देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ पे वैल्यू ये है रेडियस पे, इससे कम कितना है 0, तो आपको 2 पूछा था, तो रेडियस कम वाला ये बोलेंगे और ज़्यादा वाला ये बोलेंगे, तो ये ग्राफ बनेगा। ऐसे आप बना दीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए x, मतलब x नहीं r लिख दीजिए, r लेस देन r, ये वाला हो गया, r बड़ा है ये वाला पहला केस के लिए। यहाँ पे r ग्रेटर देन है और स्मॉल r बड़ा है, कैपिटल R छोटा है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे r ग्रेटर देन स्मॉल r, ठीक है। इसमें r बड़ा है स्मॉल r से, ठीक है, रेडियस से पहले है। अच्छा ये कुछ डिस्टेंस में गड़बड़ हो रहा है क्या, स्मॉल r बाहर का पॉइंट था, तो बाहर तो रेडियस से ज़्यादा है, ठीक है, और फिर स्मॉल r है, तो ये स्मॉल r को ही मानना है लेकिन रेडियस से कम मानना है, तो ये ठीक है। ये x जैसे वेरिएबल होता है ना, ऐसे समझो आप कि ये होलो स्फीयर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये r डिस्टेंस है और ये भी r डिस्टेंस है, तो ये वाला r को क्या बोलेंगे, ये वाला r को बोलेंगे ग्रेटर देन r, और इस r को क्या बोलेंगे, इस r को बोलेंगे लेस देन r, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर था, तो ग्राफ यही लेस देन r के लिए, ग्रेटर देन r के लिए ये, ठीक है। और रेडियस के बराबर पे कितना ये, ठीक है। चलिए, तो ये आपके कॉपी में एक ग्राफ है बना हुआ, आप कॉपी अच्छे से देखेंगे तो आपका हो जाएगा। आप जो भी बच्चे पढ़े होंगे, आप अपने कोई भी टीचर पढ़ाए होंगे तो नोट्स देखिए, मैंने हमसे भी जो बच्चे पढ़े हैं वो हमारा नोट्स देखें, आपको कॉपी के अंदर सब कुछ मिलेगा। इसके बाद देखिए, एक्सप्लेन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, बिल्कुल आपको ये भी नोट्स का सवाल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अटेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण जो भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो एवरेज कितना वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करता है, किधर से किधर ड्रिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं जितना वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करता है। आगे क्या है, ये तो डिफाइन करना था, डिफाइन आप कर लेंगे। फार्मूला क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, सबको पता होगा, म्यू इनटू ई, ये तो बिहार बोर्ड का भी फेवरेट सवाल है, यहाँ भी पूछा गया है। हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको कंडक्टर के अंदर करंट निकालना है, लेकिन करंट किसके टर्म में आना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, ये सब आप पढ़े हुए हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करो कि एक कंडक्टर का फोटो बना लो, ठीक है, एक कंडक्टर का डायग्राम बना लो, इसको अप्लाई कर दो बैटरी, एक लगा दीजिए स्विच, मान लीजिए वोल्टेज V, इसका लेंथ मान लीजिए L, इस क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A मीटर स्क्वायर, यहाँ पे L मीटर, ये सब आपको पढ़ाया हुआ चीज़ है, सब आपको पता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी आप मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब है। तो सबसे पहले आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में सोचो, तो किस ये अगर जैसे स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे दो तरह का फोर्स लगता है, एक लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक लगता है अपोजिंग फोर्स, ठीक है। ये अपोजिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक उसका वेलोसिटी ज़्यादा, मतलब बढ़ते रहेगा। शुरू में एक्सेलरेट करता है ना, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा तो टक्कर होगा तो अपोजिंग फोर्स बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू ई, ठीक है। अपोजिंग फोर्स क्या होता है, K इंटू वी। दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएगा एक समय, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो हम एक्सेलरेशन जीरो कैसे करेंगे, फोर्स अपॉन मास, तो QV नेट फोर्स क्या लिखेंगे, QV माइनस KV अपॉन M, F इक्वल टू एम ए, हम फॉर्मूला क्या पुट कर रहे हैं, F इक्वल टू एम ए, तो F बाई एम इज इक्वल टू ए, एक एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। अब यहाँ पे बताओ कि क्या आ गया, QV इक्वल टू KV, ठीक है। अब V इक्वल टू क्या आ जाएगा, QE अपॉन K, ठीक है। यहाँ पे आप चार्ज निकाल सकते हैं, कितना चार्ज फ्लो हुआ है,
तो चार्ज का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मीटर क्यूब में इतना है, तो टोटल इसका वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, और टोटल चार्ज हमको क्यू ले रहे हैं ना, टोटल चार्ज क्यू मान लीजिए, तो कितना होगा n पर मीटर क्यूब एरिया इंटू लंबाई वॉल्यूम हो गया, इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यही होगा क्यू का वैल्यू। तो यहाँ से आप क्यू का वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसके बाद के का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये सब कांस्टेंट आएगा। और इसको आप चेक कीजिएगा तो v इक्वल टू फाइनली क्या लिखते हैं इसको, म्यू इंटू ई। ये सब डेरिवेशन आपके पास है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, इलेक्ट्रिसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वीडियो खोलिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली बात पे आते हैं कि देखिए सवाल सॉल्व कैसे करेंगे। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में करंट का वैल्यू चाहिए, तो देखिए जे इक्वल टू आपने पढ़ा है, ये भी डेरिवेशन आपको वीडियो में मिल जाएगा, जे बराबर एनी वी डी। और वी डी इक्वल टू क्या पढ़ा है, म्यू इंटू ई पढ़ा है। और जे इक्वल टू एक फार्मूला और क्या पढ़े हैं हम लोग, आई अपॉन ए पढ़े हैं ना। अब बताइए करंट का वैल्यू चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में, तो बताइए क्या करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में आ गया, तो क्या लिखेंगे, जे का वैल्यू एन ई वी डी, तो आई बराबर क्या लिखेंगे, एन ई ए आई इंटू वी डी। बताइए करंट का वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में नहीं आ गया, कितना आसान है, तो सिंपल सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला देखिए क्या कर रहा है, 2 सेल्स of EMFs E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel as shown in figure. Deduce the expression for the equivalent EMF of the combination, equivalent internal resistance of the combination, potential difference between the points A and B. मैंने तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ा रखा है, ये जहाँ पे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ते हैं, जहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आप देख लीजिए, वही डायरेक्ट सवाल बना हुआ है, ठीक है। देखिए 2 सेल यहाँ पे है, E1 R1 E2 R2 दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है, एक करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है। आपको बताना है 3 सवाल कि इसका इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B कितना होगा, ठीक है। तो आप देखो इस सवाल को आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस सवाल है नहीं कुछ, आप डायरेक्ट इसको एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। देखिए करंट का फ्लो, देखिए बैटरी को पहले ध्यान से देखिए, तो बैटरी का थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा। इसी डायग्राम में आपको हम समझा देते हैं, आराम से हो जाएगा। देखिए आपके स्क्रीन पे एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इस बैटरी का ये हाई पोटेंशियल है, इस बैटरी का ये हाई पोटेंशियल है, ये बैटरी का ये लो पोटेंशियल है, ये भी लो पोटेंशियल है। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो आपको ये तो कंफर्म हो गया कि ए वाला जो पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल पे होगा और बी वाला जो पॉइंट है वो लो पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि बैटरी का दोनों लो पोटेंशियल इस साइड है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या मान सकते हैं कि वोल्टेज इसका 0 होगा, ठीक बात है। अब यहाँ पे वोल्टेज कुछ मान लीजिए, कुछ दिख तो रहा नहीं है लेकिन आप मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज क्या E1 प्लस E2 हम बोल सकते हैं, तो वही तो पता करना है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि जो वोल्टेज है वो कितना है, x है, ठीक है। आप यहाँ पे वोल्टेज कितना मान लीजिए कि x है। अब आप क्या करो कि सिंपल कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर लो। जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें मैंने जो पढ़ाया था वो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, उसमें एक करंट का डायरेक्शन नहीं दिखाए थे, बस ओपन सर्किट के लिए हम ये इक्विवेलेंट निकाले थे। लेकिन इस क्वेश्चन में करंट कर दिया है तो करंट के हिसाब से थोड़ा सा सोच लेना है। अगर ये करंट फ्लो नहीं होता है तो इसके अंदर में हम बात करते हैं, बाहर में बात नहीं करते, ठीक है। अगर करंट का फ्लो नहीं दिखाया रहता तो हम इसके अंदर में बात करते और करंट का फ्लो हम इधर मान सकते थे क्योंकि इधर ओपन सर्किट होता। लेकिन करंट का जब डायरेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब करंट का फ्लो हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। तो आप क्या करो, मान लो कि करंट इधर आई है, ठीक है। तो अगर इधर आई करंट है तो आप यहाँ पे सर्किट बना लो कि इसका मतलब इस सर्किट कंप्लीट है। ये आई करंट इधर गया, ठीक है। तो इधर से आई करंट इधर से इंटर किया क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है KCL के हिसाब से। अब यहाँ से आई करंट आया तो यहाँ से तो बटा होगा ना, यहाँ पे मान लीजिए I1 है, यहाँ पे मान लीजिए I2 है। अब ये करंट फिर इधर आएगा तो इधर भी आएगा तो I1 और I2, क्योंकि चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहेगा और I1 I2 जुड़ेगा तो क्या निकल जाएगा I। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है कि सर्किट में I1 प्लस I2 का जो वैल्यू है Y के बराबर है, ठीक। अगर इस सब सर्किट को हम रिप्लेस करें तो क्या हम ऐसा बना सकते हैं
ऐसा बना सकते हैं। इसको क्या बोल देंगे ई इक्विवेलेंट और इसको क्या बोल देंगे आर इक्विवेलेंट। करंट का फ्लो इधर हो रहा है आई, और आई का अगर वैल्यू लिखना है हमको तो हम क्या लिखेंगे, इधर का पोटेंशियल कितना था V और यहाँ का पोटेंशियल था 0। तो अगर ये इक्विवेलेंट सर्किट है, ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, इस सर्किट का ये इक्विवेलेंट दिखाया गया। 2 बैटरी की जगह 1 बैटरी, 2 रेजिस्टेंस की जगह 1 रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस तो इसमें दिखाई नहीं था लेकिन लिखा हुआ R1। अब यहाँ पे अगर हम क्या हुआ पोटेंशियल डिफरेंस निकालें या करंट का वैल्यू निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू लिख सकते हैं V अपॉन R, और V का वैल्यू कितना होगा, तो E इक्विवेलेंट और यहाँ पे कितना है V, तो यहाँ पे लिखेंगे E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, ऐसा लिख सकते हैं। E अपॉन R इक्विवेलेंट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि करंट का ही फ्लो कर रहा है, तो R इक्विवेलेंट अगर इसमें है तो R इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा ना, इसलिए हमको E इक्विवेलेंट माइनस भी करना पड़ा, ठीक है। ये करंट का वैल्यू हमको देगा, पोटेंशियल का डिफरेंस लिए, तो E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहाँ से अगर I1 I2 निकालना हो तो देखिए यहाँ पे I1 का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे वोल्टेज E1 है और यहाँ पे वोल्टेज VA है, कितना माने हैं, 1 से या V माने हैं, यहाँ पे V ले लिए तो यहाँ पे भी आप V ले लो, ठीक है, V ले लो, V माइनस 0 तो यहाँ पे V माइनस 0 है। अब यहाँ पे अगर करंट निकालना है I1 तो हम क्या लिखेंगे, E1 माइनस V अपॉन R1, तो I1 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे E1 माइनस V अपॉन R1, और I2 का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, तो इधर से निकलेगा I2, तो इसको लिखेंगे E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। आइए दोनों को जोड़ देंगे तो I के बराबर हो जाएगा, और I का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ढंग से खाली सॉल्व कर दीजिए, देखिए हम कलर थोड़ा चेंज करके आपको बता रहे हैं। देखिए ये जो टर्म आ रहा है ना, ये वैल्यू पुट कर दिए I1 I2 और I का, अब इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए तो क्या आएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इसको एक साथ ले लिए E1 बाई R1 E2 बाई R2, यहाँ से क्या बचेगा माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2, माइनस V को कॉमन कर लीजिए, क्या आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इधर से क्या दिख रहा है, E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो इसको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। इधर से E इक्विवेलेंट को इससे कंपेयर कीजिए और R इक्विवेलेंट को इससे कंपेयर कीजिए, दोनों का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो यही तो आपको निकालना था। देखो हम लोगों ने जो रेगुलर में पढ़ा था, मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था, सवाल यही था, बस यहाँ पे एक करंट का डायरेक्शन नहीं लिए थे, इसको ओपन सर्किट माने थे, लेकिन ये वाला सेक्शन तो क्लोज था, तो हम लोग करंट का डायरेक्शन इधर लिए थे, ठीक है। अब करंट का जब डायरेक्शन इधर लेंगे तो करंट का फ्लो इधर हो रहा है, और यहाँ का वोल्टेज अगर V मान लें या X मान लें और यहाँ का 0 मान लें, तो अब करंट इधर है तो इसको हाई पोटेंशियल मानेंगे, इसको लो पोटेंशियल मानेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी दिखाया गया था, इस सर्किट को यहाँ पे रेजिस्टेंस को दिखाया गया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि E यहाँ पे हो जाएगा E1 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा E1 माइनस एक्स, इधर तो करंट जाएगा नहीं, यहां पे हमको लिखना पड़ेगा E1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई R1, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा E2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई R2 I इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि सर्किट यहाँ पे ओपन अगर रहता तो केवल डायरेक्शन इधर रहता, तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इधर उधर करेगा तो उसके हिसाब से आपका माइंड काम करना चाहिए तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है स्टेट टू किरचॉफ्स रूल। क्या बोला कि किरचॉफ्स रूल को बताइए, लिखिए यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एक्सप्लेन देम। बताइए ये तो डायरेक्ट सब, ये सब क्या है, डायरेक्ट कॉपी का सवाल है, तो आप इसको देख के एक बार देख लीजिएगा। देखो सब चैप्टर का इंपॉर्टेंट सवाल आपको वीडियो में दिया गया है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो टॉपिक वही रहेगा, ठीक है। तो आप उसको देखिए, और जिस पे थोड़ा कमांड लगता है कि कम है, जैसे किरचॉफ्स रूल है, मान लो कि आपको अभी क्वेश्चन देख रहे हैं, आप खुद से याद नहीं लिख नहीं पा रहे हैं,
तो आप उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कीजिए, नोट्स आपके पास है या आप वीडियो देखिए, जो भी कीजिए लेकिन कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट आपको हम लास्ट में फिर से एक बार इस वीडियो को खत्म करेंगे तो 10 मिनट में पूरा चैप्टर का बता देंगे क्या क्या पढ़ लेना है, ठीक। तो ये हो जाएगा, आपके पास है डिराइव द इक्वेशन ऑफ बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज इन किरचॉफ्स लॉ। डिराइव द इक्वेशन ऑफ बैलेंस्ड स्टेट इन व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। देखो किरचॉफ्स लॉ यूज करके क्या बोला कि व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन को लाओ। तो ये भी आपने पढ़ा है। देखो अगर बैलेंसिंग कंडीशन तो हम पढ़ाए थे, इसको प्रूफ कैसे करते हैं आपकी कॉपी में एक लॉजिकल वे में उसका प्रूफ होगा। अगर एग्जाम में इसको प्रूफ करना है तो आप वहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं लीजिएगा, R1 R2 मान के ही प्रूफ करना है। तो उसको आप कैसे करेंगे उसको एक बार देख सकते हैं। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज तो यही होता है, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, इसको R4 मान लो, और इधर से मान लो बैटरी जोड़ देते हैं 20 वोल्ट का। स्विच ऑन करेंगे, मान लीजिए स्विच ऑन किए तो करंट इसमें कितना फ्लो हुआ, I। तो यहाँ पे करंट बंटेगा और देखो ये बीच में रहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में एक बीच में क्या रहता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर इसको प्रूफ करना है तो आप बीच में रेजिस्टेंस के जगह पे आप गैल्वेनोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, करंट का मेजरमेंट। तो यहाँ पे मान लीजिए गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अगर इस ब्रांच में करंट 0 हुआ तो हम बोलेंगे कि बैलेंस है, और वही कंडीशन आपको निकाला गया है। क्या बोला है, बैलेंस्ड स्टेट इन व्हीटस्टोन, बैलेंस कंडीशन आपको देना है। तो बैलेंस कंडीशन कब बोलेंगे, जब गैल्वेनोमीटर का सुई जो नीडल है वो 0 को शो करेगा तो बोलेंगे कि व्हीटस्टोन बैलेंस है। अब वो बैलेंसिंग कंडीशन कैसे लाना है, तो सपोज कीजिए कि टोटल सर्किट में करंट कितना गया, I। अब यहाँ से करंट कितना गया, I1, यहाँ से कितना गया, I2, ठीक है। इसमें करंट कितना जा रहा है, मान लीजिए IG, मान लेते हैं हम IG जा रहा है। प्रूफ करते हैं, प्रूफ करेंगे तो इसको 0 मान लेंगे, देखते हैं क्या रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ से I1, यहाँ से I2, अगर यहाँ से देखें तो ये I1 दो पार्ट में बढ़ जाएगा, इधर चला गया IG, तो जो बचेगा वो इधर जाएगा, बचेगा कितना, तो I1 माइनस G, ठीक है। अगर यहाँ से देखें तो ये इधर से IG आ रहा है और इधर से I2 आ रहा है, तो इस ब्रांच में कितना जाएगा, तो इस ब्रांच में जाएगा I2 प्लस G, ठीक है। I बटा था दो भाग में, I1 और I2 में, फिर यहाँ से दो बंटवारा हुआ, यहाँ से एडिशन हो गया। फाइनली देखो जितना करंट गया था उतना ही आना चाहिए, I1 माइनस जी, इधर से I2 प्लस जी, जी कैंसल, कितना आया, I1 प्लस I2, और जो कि किसके बराबर है, I के, ठीक है। अब आपके पास दो लूप दिख रहा है, आपके पास दो लूप दिख रहा है। आप क्या करो कि एक लूप में इसमें KVL लगा लो और एक बार इसमें KVL लगा लो, और दोनों का इक्वेशन लिख लो। आप नाम लिख लीजिएगा, कुछ नाम दे दीजिएगा लूप का, और KVL का इक्वेशन यूज करते हैं फर्स्ट लूप के लिए। तो क्या लिखेंगे, पहले मिला कौन, रेजिस्टेंस, करंट के डायरेक्शन में घूम जाइए, तो I1 R1, रेजिस्टेंस वोल्टेज घटाता है तो माइनस I1 R1, क्लियर है। उसके बाद देखिए तो गैल्वेनोमीटर आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए, आप KVL लगाने से पहले सपोज कर लीजिएगा कि इफ IG इक्वल टू 0, आप IG को 0 मान के इस इक्वेशन को लिखिए, और जो कंडीशन आएगा उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि क्या हम गेट कर रहे हैं। आपको व्हीटस्टोन का बैलेंस कंडीशन है, तो करने के लिए क्या करना है, आपको तरीका क्या लेना है कि IG को मान लेना है कि 0 है, मतलब नल डिफ्लेक्शन ही शो कर रहा है ऐसा मान लेना है, और उसके बाद आपको KVL लगाइए। तो I1 R1 माइनस हो गया, इसमें तो 0 कोई ड्रॉप नहीं। इसके बाद इसमें देखिए तो इसमें I2 R2, लेकिन करंट का डायरेक्शन इसमें अपोजिट दिख रहा है, तो माइनस माइनस क्या लेंगे, प्लस, तो क्या हो जाएगा I2 R2, IG इक्वल टू 0, समेशन 0 होता है। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस, तो यहाँ से एक रिलेशन आपको क्या मिलेगा, देखिए तो I1 R1 बराबर I2 R2, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I2 अपॉन I1, ठीक है। ये दोनों को उस तरफ ले जाइए, तो R1 अपॉन R2, तो I2 अपॉन I1 आ जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब सेम काम किसके लिए करिए, इस लूप के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए तो क्या बनेगा, इधर से करंट के डायरेक्शन में घूमते हैं तो हो जाएगा I1 माइनस जी का 0 हो गया मान लिए हैं, तो I1 इंटू R3, इधर से तो देखिए इधर से क्या हो जाएगा I2 जी 0 है, तो I2 इंटू R4, डायरेक्शन उल्टा, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस ये प्लस, I2 R4 अब बराबर 0, ठीक है। तो ये जाएगा इस तरफ तो प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा R3 इधर ले गए और नीचे R4 ले आते हैं, तो R3 अपॉन R4, इसका वैल्यू कितना आएगा I2 अपॉन I1, इसको इक्वेशन 2। अगर दो इक्वेशन है, दोनों का एक साइड अगर बराबर है तो दोनों साइड बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल रहा है हमको, R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इक्वल टू R4। बताइए IG का वैल्यू हम 0 लिए तो आमने सामने का रेशियो क्या मिल रहा है, इक्वल। यही बैलेंसिंग कंडीशन है, यहाँ पे हेंस लिख दीजिएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। आप जरा समझते हैं इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेज विथ फेज एंगल ड्यू टू डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट. व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन कंपेरिजन दैट ऑफ अ सेकेंडरी मैक्सिमा. देखिए, आप इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़े हैं. इंटरफेरेंस में आप क्या पढ़ते हैं कि इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज पैटर्न बनता है उस सब का इंटेंसिटी इक्वल होता है, उस सब का इंटेंसिटी इक्वल होता है. देखिए, एक ग्राफ ऐसा बनता है, इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस डेल्टा. ठीक है, तो पाथ डिफरेंस के बीच ये किसका है, इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस किसका, तो ये इंटरफेरेंस का, इंटरफेरेंस का है. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितना लिख रहे हैं, λ/2, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे 3 λ/2, ऐसा कुछ लिखते हैं. आप सबको आपको ये पता होगा अगर इंटरफेरेंस आप पढ़े हैं तो ये इंटरफेरेंस का है. आपके लिए क्या पूछा है, डिफ्रैक्शन का, डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट. तो सिंगल स्लिट के लिए डिफ्रैक्शन का ये समझते हैं आप. ये सिंगल स्लिट है, यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ से लाइट आया तो ये लाइट क्या होगा, डिफ्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ पे भी मैक्सिमा बनता है, लेकिन जैसे जैसे स्क्रीन से हम ऊपर नीचे जाते हैं इंटेंसिटी क्या होता है, घट जाता है. तो डिफ्रैक्शन में जो इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस के बीच में जो एंगल बनेगा, ग्राफ बनेगा, ये मैक्सिमम पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, मतलब सेंटर पे मैक्सिमा होगा, इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा. लेकिन जैसे ही अगला मैक्सिमम पे बात करेंगे तो इसका वैल्यू गिर जाएगा. ठीक है, ये डिफ्रैक्शन में ये आपको बताया गया था. इंटरफेरेंस में फ्रिंज का पैटर्न इक्वल विड्थ का होता है, लेकिन इस यहाँ पे विड्थ भी इक्वल नहीं होता है, इंटेंसिटी भी इक्वल नहीं होता है. इसमें साइज भी इक्वल नहीं है, इंटेंसिटी भी इक्वल नहीं है, डिफरेंस भी आपको पूछ सकता है. तो ये क्लियर है कि ऐसा होगा. इसमें जो इसका पोजीशन निकालते हैं उसका पोजीशन होता है माइनस मिनिमा का, माइनस नहीं, इसका क्या होता है, उसमें जो होता था उसी टाइप का होता है. इसमें होता है n λ/a. ठीक है, n λ/a, जहाँ पे a क्या होता है, जो स्लिट का हो जाता थिकनेस होता है ना, होल का साइज, वो होता है इसका a का वैल्यू, जो विड्थ बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, पहला अगर तो 0 पे होगा. अब फर्स्ट का अगर मिनिमा का बात करें, मिनिमा का पोजीशन है तो λ/a पे होगा. इधर आएंगे तो माइनस λ/a पे होगा, जैसे वहाँ पे λ/2 होता था. अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 λ/a, और यहाँ पे 2 होगा ना, सेकंड मिनिमा है तो सेकंड मिनिमा के लिए लिखेंगे 2 λ/a. इधर भी सिमिलर -2 λ/a. ठीक है, तो ये इंटेंसिटी का ग्राफ है किसका, डिफ्रैक्शन के लिए. अगर इंटरफेरेंस के लिए पूछेगा तो इक्वल होता है. ठीक है, आगे, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अ सेकेंडरी मैक्सिमा. देखिए, ये है सेंट्रल मैक्सिमा, ये CM है सेंट्रल मैक्सिमा, और ये है SM सेकेंडरी मैक्सिमा. बोला कि विड्थ में कंपेयर करना है ना, विड्थ ऑफ द सेंट्रल, विड्थ में. तो इसका जो विड्थ होगा वो विड्थ कितना होगा, तो विड्थ देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका विड्थ हम कितना लेंगे, λ/a प्लस λ/a, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, वो 2 λ/a है. सेकेंडरी मैक्सिमा का जो विड्थ है उसको देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक है, तो कितना हो जाएगा, 2 λ/a माइनस λ/a, मतलब λ/a. ठीक है, तो ये इसका कंपेरिजन कीजिएगा, दोनों को भागा दीजिएगा, तो ये वाला जो होगा इसका डबल हो जा रहा है, दुगना है ना, 2 से मल्टीप्लाई है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये सब चीज़ आप पढ़े हुए हैं, कॉन्फिडेंस आप लेके जाइए, हम बता रहे हैं आपका पेपर बहुत ही मस्त जाएगा. बहुत ही आसान लेवल का सवाल पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. और आप सबका मतलब जो भी नोट्स पढ़े हैं सब नोट्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन कंडीशन है, जो भी कम से कम हमसे जो बच्चे पढ़े हैं, CBSE में बैठ रहे हैं, वो इस सैम्पल पेपर का एनालिसिस जरूर देख के जाएं. ये आपको कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा बूस्टअप देगा. आपको दिखेगा कि सब क्वेश्चन हमको आता है, तो ये देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है. बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे जो देखेंगे उनको भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा. ठीक है, देखिए क्या कहता है, इसका B ऑप्शन है. अब हम मार्क्स उक्स नहीं देख रहे हैं, चुपचाप क्वेश्चन बना रहे हैं, तो जल्दी जल्दी कर देते हैं, लास्ट है. अभी 10:10 टाइम हो चुका है रात के, तो थोड़ा जल्दी बना लेते हैं इसको. और रे PQ इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AB of a triangular prism
ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री एज शोन इन फिगर। देखो वो फोटो दिखाया गया है। द प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3। देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 2/√3। क्या पूछा है? कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। दो चीज़ पूछा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। देखिए डायग्राम जैसे बना हुआ इसी से हम देख लेते हैं। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस दिख रहा है, तो यहाँ से लाइट तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि नॉर्मल लाइट का कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे नॉर्मल हमको देखना पड़ेगा, तो ये नॉर्मल होगा, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अभी लाइट को जाना चाहिए सीधा, लेकिन इधर तो हवा है तो इधर तो बेंड करेगा, तो मान लीजिए कि ये निकला, तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। आपसे पूछा गया है एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो कुछ नहीं, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ का यूज कर लो, बन गया। क्या लिखेंगे? 2/√3 साइन 60 μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, साल भर हम लोग रटे हैं, है ना जी। तो μ1 साइन 60 इक्वल टू, इधर से का रिफ्रैक्टिव ने कुछ नहीं है तो 1 साइन ई, साइन 60 √3/2, तो 2/√3 इंटू √3/2 इक्वल टू साइन ई। ये कट कुट गया तो ई बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। साइन इनवर्स 190 डिग्री होता है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो गया 90 डिग्री। क्लियर हुआ? डेविएशन पूछा है, तो अगर ये 90 है 60 है तो डेविएशन कितना होगा, तो इसको डेविएशन बोलेंगे, तो 90 में से 60 गया 30 डिग्री, तो डेविएशन हो गया 30, हो गया। तो ये सब सवाल बिल्कुल ही आसान है। आप लोगों ने ये सब सवाल बनाया है, क्लासरूम में बनाया है, सीट में बनाया है। देखिए, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्लेक्शन। देखो आ गया सवाल, इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन में अंतर अभी बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप इसको समझ पा रहे हैं कि क्या है और क्या लिखना है आपको। इसके बाद अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फेस ए बी ऑफ एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म shows minimum deviation 30 डिग्री। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। देखिए इक्विलैटरल है, मिनिमम डेविएशन 30 है, प्रिज्म में स्पीड का लाइट पता करना है। देखिए मिनिमम डेविएशन कितना दिया था 30 डिग्री, आई इक्विलैटरल है तो ये सब कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था? स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए तो हमको यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, मान लीजिए मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन ये है कि लाइट ऐसे जाना चाहिए, ये BC इसके पैरेलल होना चाहिए, ये वाला PQ इसके पैरेलल होना चाहिए। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 30 हो जाएगा। अब मिनिमम डेविएशन 30 भी दिया है, तो हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले फाइंड कर लेते हैं। हवा का 1 हो जाएगा, इधर का एंगल कितना होगा, इधर का मिनिमम डेविएशन। देखो मिनिमम डेविएशन का एक फार्मूला होता है 2i माइनस a, है ना। मिनिमम डेविएशन है 30 और i हमको है नहीं पता, a पता है 60, तो 60 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, 30 + 60 इक्वल टू 2i। तो i कितना हो गया 90/2 45। देखो ये वाला एंगल है 45, तो ये भी एंगल होगा 45 मिनिमम के लिए, और ये अंदर वाला 30 होगा। अब यहाँ पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्नेल्स लॉ लगा लीजिए, म्यू निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1 इंटू साइन 45, साइन 45 1/√2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे म्यू इंटू साइन 30, तो μ/2। तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया 2/√2, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा √2, मतलब इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। अब इसमें स्पीड ऑफ लाइट चाहिए तो v इक्वल टू क्या होगा फार्मूला c/μ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है 3 × 10⁸। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत बेसिक लेवल का सवाल है। बताओ इसमें से आप कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको पता नहीं होगा, सब आपको पता है। तो बस उसके हिसाब से थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा ना। यही अंतर है CBSE बिहार बोर्ड का, कि इसमें थोड़ा सा माइंड चाहिए, बिहार बोर्ड में बिल्कुल भी माइंड नहीं चाहिए। कोई भी अकला बकला पास हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, थोड़ा है, तो अब उसके हिसाब से देख लो। क्वेश्चन भारी नहीं बोला जाएगा, इजी लेवल भी इसको बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट में आएगा।
बिहार बोर्ड को इजी अगर बोलें तो ये इजी टू मॉडरेट में आएगा। चलिए अगला, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस ए बी सो दैट द इमर्जेंट रे ग्रेजेज अलोंग द फेस ए सी। देखिए क्या बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फेस ए बी पे पता कीजिए सो दैट इमर्जेंस रे ग्रेजेज अलोंग फेस ए सी। मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको, फोटो से ही दिखाते हैं। देखिए इसमें बोला कि अगर मान लीजिए कि एंगल इंसिडेंस करवाएं तो ये नॉर्मल होगा, तो इसको हम कैसे यहाँ से ले जाएं कि यहाँ से लाइट जाने के बाद ऐसे चला जाए। ठीक है, अगर ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल 90 डिग्री पे चला जाए, ये ऐसे जाना चाहिए। तो ये पूछा कि एंगल आई कितना होगा, ये पूछा गया है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप निकाल चुके थे, कितना आया था √2, वो तो बदलने का चीज़ नहीं ना है। अब बोला कि इस प्रिज्म के लिए ये एंगल आई का वैल्यू हम कितना रखें कि एसी के ग्रेजिंग इंसिडेंस हो जाए। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये √2 पता है हमको, ये पता करना है। और मिनिमम कितना था, मिनिमम तो वो वाला वैल्यू अब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आई पूछा है जिसके लिए ये ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा। हाँ, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए हम क्या करें, देखिए ये 90 डिग्री हो गया, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है √2 है। भाई प्रिज्म इक्विलैटरल था, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ इक्विलैटरल प्रिज्म लिखा हुआ है, तो इक्विलैटरल है तो एंगल सब 60 है। एक फ़ायदा वो आपको दिखेगा, देखिए इसमें लाइट को कुछ हमको ऐसा ले जाना है कि लाइट ऐसे चला जाए। तो ये नॉर्मल से एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ये वाला 60 है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसके लिए ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, ये वाला एंगल आ जाएगा क्योंकि इधर का एंगल पता है। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो उधर का 1 हवा का और साइन 90 भी 1 आई इज इक्वल टू इसका √2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन, मान लीजिए कि ये वैल्यू R है या R, इसको क्या मान लेंगे, इसको अगर ये निकालना है हमको तो ये R1 होता था और इसको R2 बोलते थे, तो साइन R2 बोल सकते हैं। तो साइन R2 बराबर 1/√2 होगा, तो R2 इक्वल टू कितना आ गया 45। देखिए ये जो एंगल आ गया वो कितना आ गया 45, है ना। इसको n बोलते थे, R1 + R2 a के बराबर भी होता था, तो अगर ये 45 है ये 60 है तो ये R1 15 आ गया। ठीक है, अगर ये 15 आ गया तो ये एंगल, फिर अब इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, वो आगे आई का वैल्यू देखो क्या, यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो तो क्या लिखेंगे, इधर हवा है तो 1 × साइन आई इक्वल टू इसका कितना √2 इंटू साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 का देखो ये डाटा थोड़ा सा अल्टर है, 15 डिग्री का वैल्यू हमको पता नहीं है, आप अंदाजा से कुछ ले सकते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप इतना यहाँ पे आई निकालना तो आई का वैल्यू क्या लिख देना, साइन इनवर्स √2 इंटू साइन 15 डिग्री, तो अभी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हो चुका है, चलो डी कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, केस स्टडी। केस स्टडी में चलिए देख लेते हैं जो भी हो पढ़ना है, क्या है नहीं है, क्या बोलता है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए पैसेज पढ़ के आंसर देना है। अ नंबर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेज एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैव डिजाइंड एंड डेवलप्ड सच एज पेरिस्कोप, बिनोकुलर्स, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप यूटिलाइजिंग द रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, सही बात है, जो भी बनाते हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बेसिस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर्स, लेंसेज एंड प्रिज्म्स, मोस्ट ऑफ देम आर इन कॉमन यूज। आवर नॉलेज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द मिरर्स एंड लेंसेज इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ दिस डिवाइसेस। सही बात है, आप सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, जितना भी पढ़ते हैं वो सब में लेंस या मिरर का ही यूज करते हैं, और उसका बेसिक प्रॉपर्टी हमको पता होना चाहिए उसको समझने के लिए कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेंगे। तो यही पैसेज में लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या बनता है,
क्वेश्चन में क्या है, वाई द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी इज ऑफन कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर व्यूइंग, एक्सप्लेन। मतलब बोला गया कि वाई इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी इज ऑफन कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल, मतलब इमेज का फॉर्मेशन इनफाइनाइट पे करवाना सुटेबल लिया जाता है, ऐसा क्यों, देखने के लिए। तो आप जानते हैं कि आई का हमारा दो कंडीशन होता है, एक होता है रिलैक्स्ड कंडीशन, एक होता है स्ट्रेंड कंडीशन। जब आप नज़दीक के ऑब्जेक्ट देखते हैं तो आंख पे दबाव पड़ता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंड कंडीशन है। और जब हम चांद का दीदार करते हैं तो वहाँ पे हमको स्ट्रेंड कंडीशन नहीं होता, आंख पे बिल्कुल भार नहीं होता है, बस लगता है कि देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किताब पढ़ते हैं भार पड़ता है, आप नेचुरली भी समझ सकते हैं इस बात को। तो देखिए, जब दूर देखेंगे तो आंख पे भार कम पड़ेगा, और जब नज़दीक देंगे तो आंख पे भार ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए उसको प्रेफर किया जा रहा है। तो आप ये रिलैक्स्ड कंडीशन का चर्चा करके आप उसको लिख दीजिए, काम हो जाएगा। इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स मल्टी component lenses are used for both objective and eyepiece. Why? देखिए, आपने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दोनों पढ़ा है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप था तो रिफ्लेक्टिंग क्यों बनाया गया था? क्योंकि लेंस जो जनरली होता है उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन आता है, जो कलर वाला होता है। और क्रोमेटिक एब्रेशन के कारण जो हमको इमेज दिखता है वो क्लियर नहीं दिखता है। तो ये जो मल्टी कंपोनेंट लेंस का यूज किया जा रहा है आजकल, इसीलिए कि जो एब्रेशन आ रहा है लेंस में उसको कम किया जा सके। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं टू रिड्यूस एब्रेशन इन लेंसेज और टू गेट क्लियर इमेज। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये तो बिल्कुल आसान है, पढ़ के आंसर बस देना है। राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बताइए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में डिफरेंस पूछ दिया आपको। अगर इसका स्ट्रक्चर पता है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ठीक उल्टा करके रख दीजिए तो क्या बन जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल। ये इससे क्या करते हैं, नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इससे ये क्या है, दूरबीन है, तो इससे दूर का ऑब्जेक्ट देखना है। आपको 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करके सवाल एक है, राइट 2 डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अभी आपको बताएं, वही एब्रेशन का बात है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में कॉनकेव मिरर आ चुका है, तो उसमें स्फेरिकल कलर क्या उसको बोलते हैं, 2 तरह का एब्रेशन होता है ना, एक स्फेरिकल होता है, एक क्रोमेटिक होता है। ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जो कलर वाला है, ठीक है, क्रोमेटिक एब्रेशन है, उसको खत्म किया गया है, कम किया गया है, क्योंकि उसमें एक ही लेंस लगता है, तो ये इसका यूज है। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग टाइप जो टेलीस्कोप है उससे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो ज़्यादा क्लियर होगा, तो इसका लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए 35, ये लास्ट सवाल है, देख लेते हैं, बस खत्म हो गया। इसके बाद मैं आपके लिए 5 मिनट और बात करूंगा और आपका एग्जाम उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छा जाए। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। फिर से वही है, एलईडी पढ़े। एलईडी इज हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन विच अंडर फॉरवर्ड बायस इमिट्स a spontaneous radiation when it is forward biased due to recombination of holes and electrons at the junction. Energy is released in the form of photons. In the case of a silicon germanium diode, the energy released in recombination lies in the infrared region. देखिए क्या बोला कि जो एलईडी होता है ना वो हैवीली डोप्ड होता है, ठीक, और हैवीली डोप्ड होता है तो उसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो एलईडी से लाइट निकलता है, ठीक है, लाइट निकलता है ड्यू टू जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। आपने ऐसा पढ़ा है। कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन दोबारा कूद के कहाँ जाता है, वैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन होल के साथ मिलके दोबारा बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, जो एनर्जी रिलीज करेगा वो लाइट के फॉर्म में रिलीज होता है। तो बोला कि फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो रेडिएशन निकलता है ड्यू टू, इस कारण से, कारण भी लिखा हुआ है। एनर्जी रिलीज इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, जो एनर्जी निकलता है वो फोटॉन्स मतलब लाइट। इन द केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड द एनर्जी रिलीज इन रिकम्बिनेशन लाइज बी इन इंफ्रारेड रीजन। देखो, सिलिकॉन जर्मेनियम जो डायोड होता है उसमें अगर हम ये रिकम्बिनेशन और जनरेशन के कारण जो फोटोन को हम गेट करते हैं वो किस रीजन में हमको मिलता है, तो वो बोला गया कि इंफ्रारेड रीजन में मिलता है। सही बात है, जो भी लिखा हुआ है आप मानिए। एलईडीज दैट कैन इमिट रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू लाइट आर कॉमर्शियली अवेलेबल। सही बात है, मार्केट में सब कलर का एलईडी अवेलेबल है।
द सेमीकंडक्टर्स यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ विजिबल एलईडीज मस्ट एट लीस्ट हैव अ बैंड गैप ऑफ 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कम से कम जो एनर्जी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड पढ़े हैं, ये दोनों के बीच का कम से कम एनर्जी का गैप कितना बोल रहा है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका जो एलईडी होगा वो विजिबल रीजन में आएगा। द कंपाउंड सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। देखिए ये आपकी कॉपी में मेंशन कराया जाता है, जब भी हम भी पढ़ाए हैं तो आपकी कॉपी में यह पढ़ाया गया है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड एक एलईडी का ही मतलब एक सेमीकंडक्टर का ही एक क्या बोल सकते हैं कि मिक्सचर है गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड। इज यूज फॉर मेकिंग एलईडीज ऑफ डिफरेंट कलर। यही मटेरियल का यूज हम करते हैं एलईडी जो हम विजिबल रीजन में प्राप्त करते हैं ना, उसको बनाने के लिए हम यही मटेरियल का यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड का। ये तीन नहीं एक ही है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये मिक्सचर है। तो डायरेक्टली अगर सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड से अगर आप देखोगे ना तो उससे जो लाइट निकलता है वो आपको नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एनर्जी का गैप है वो इससे कम होगा, एनर्जी का गैप इससे कम होगा। अगर एनर्जी आप देखें तो एनर्जी का गैप कम है तो एनर्जी का होता है वैल्यू 12431 बटा लैम्डा। अगर एनर्जी कम होगा तब वेवलेंथ ज़्यादा होगा, और ज़्यादा वेवलेंथ का लाइट हम देख नहीं पाएंगे। हमारे देखने के लिए एक रीजन बना हुआ है ना, वही को देख पाते हैं, तो ऐसा बोला गया है। सवाल पे आइए, ये सब आप थ्योरी में पढ़ते हैं और पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट इस तरह का कुछ फोटो है, एलईडीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है, अलग अलग। वाई आर एलईडीज मेड ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जो मिक्सचर था ना, कंपाउंड का मतलब मिक्सचर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, एंड नॉट ऑफ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। जो भी एलईडी बनता है वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का बना था। वो एलिमेंटल मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम वो क्या नहीं बनाया जाता है। तो अभी तो बताया गया, इसमें क्या बताया गया देख लो आप। आपको बताया गया कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड होता है ना, इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा वो कहाँ पे मिलता है? इंफ्रारेड रीजन, जो कि हमको दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम किसका बनाते हैं? ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर का बनाते हैं। तो इसको लिख देना है, कारण पैराग्राफ के अंदर ही आंसर आपको दिया हुआ है। ये सबसे आसान लेवल का सवाल है, सब कुछ आंसर इसमें दिया हुआ है, उसी को देख के समझ के लिख देना है। What should be the order of the band gap of an LEDs if it is required to emit light in the visible range? आपको what should be the order of the band gap of an LED, यहाँ पे जो दिखा हुआ है ना उसके हिसाब से आप उसका वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए कम से कम वैल्यू आपको दिया गया था, वो एथी में ही डाटा दिया गया है, ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है। कम से कम कितना था? 1.8। अब आप चेक कर लेना कि एनर्जी अगर 1.8 है तो लैम्डा कितना होगा? 12431 डिवाइडेड बाई 1.8। और इसके हिसाब से चेक कर लेना कि कौन सा ही वेवलेंथ है विजिबल रीजन में, और उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर आपको सेट करना पड़ेगा। और मैक्सिमम आप कितना लेंगे? तो देखिए 3800 से 7800 के एंगस्ट्रम होता है, तो 12431 में कितना से भाग देंगे? तो 3 से अगर भाग दें इतना, ये 1.8 से भागा दे के देख लीजिएगा, इसके आसपास आएगा, क्योंकि एनर्जी कम है तो लैम्डा ज़्यादा होगा। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एनर्जी का कितना जाएगा? तो 3 चौको 12, लगभग 3 के आसपास। देख लेना 3800 चाहिए हमको, तो यहाँ पे 3 अगर रखेंगे तो 4000 से कट जाएगा, तो 3800 4000 के आसपास है। मतलब 3 या 3 पॉइंट समथिंग, 3.0102 आप कुछ भी लिख दीजिए वो चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर बताना है। तो आप ये किसके लिए होगा? ये एनर्जी मैक्सिमम है तो यहाँ पे वेवलेंथ मिनिमम होगा। अब वेवलेंथ मिनिमम किसका होता है? वेवलेंथ मिनिमम होता है वॉयलेट का। किसका होता है? वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। और यहाँ पे 1.8 किसका लेना है? तो 1.8 एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। अब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है? रेड का। तो ये किसका होगा? रेड का। तो रेड का लिखेंगे 1.8, अब वॉयलेट का 3, ये रेंज है। 3 या 3 से थोड़ा बहुत ज़्यादा ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। थोड़ा पानी में पी लेता हूँ। चलिए देख लीजिए, हो गया। 3rd नंबर का सवाल। A student connects the blue colored LED as shown in the figure। एक LED है ब्लू कलर का, इसको कनेक्ट किया गया है। The LED
डिड नॉट ग्लो व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, मतलब स्विच को ऑन किया गया तो ये नहीं जला। एक्सप्लेन वाई, काहे नहीं जला इसको बताना है। देखिए काहे नहीं जला बताना है। देखिए ये पी एन जंक्शन है जो एलईडी बोल रहा है, ये पी टाइप, ये एन टाइप। पी टाइप किससे जुड़ा है? नेगेटिव से, इसलिए नहीं जल रहा है। ये रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है, तो बस लिख दीजिए कि ड्यू टू एलईडी इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में करंट का फ्लो लगभग 0 होता है। इसके बाद देखिए ड्रॉ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। डायरेक्ट कॉपी में आपको कराया गया है। फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो इस तरह से होता है एक्सपोनेंशियली, और इसमें थोड़ा सा फ्लो होकर कांस्टेंट हो जाता है, और वोल्टेज का वैल्यू अगर वीजेड तक बढ़ा दें तो अचानक से करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ा हुआ था और आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए अब इसके बाद सीबीएसई का क्लास का कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं करने जा रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत होगा, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, आप कमेंट कर दीजिए। मेरा नंबर आपके पास है, चैनल पे भी नंबर है, आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपका उस क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर सकता हूँ। आप क्या करो कि जो भी चैप्टर है, जैसे कि सबसे बड़ा चैप्टर कौन है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से सबको पता है कि ऑप्टिक्स से सवाल बहुत सारा रहने वाला है। ठीक है, ऑप्टिक्स से कम 14 नंबर का सवाल मिनिमम रहेगा, मिनिमम 14 मार्क्स। तो आप इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देख लो। ऑप्टिक्स में जो डेरिवेशन आपको कराया गया, जो कराया गया है कॉपी में, बस उसी को देखना है, उसके बाहर नहीं देखना है, उससे बाहर आएगा नहीं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, सर्किट एनालिसिस, केसीएल, केवीएल, ये सब देख लो। इंस्ट्रूमेंट में देख लो गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज, ठीक है, पोटेंशियोमीटर, सब आपको जो मेन टॉपिक आपको जो उंगली पे नाम सुनते आपको याद आता है उसको आप पढ़ के जाना, बस वही सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस पढ़ के चल जाइए, डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए। ठीक है, उसमें इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी का जो क्वेश्चन बनता है, रिजल्टेंट का, एम्पलीट्यूड का, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ये सब आप देख लेना है। ठीक है, मैग्नेटिज्म का सेक्शन में एसी में आपको जो फेजर है, मतलब कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज में लैग होता है। आला एक में क्या होता है, एक में आगे चलता है, एक में पीछे होता है। उस पर सवाल मैंने इसमें भी कराया, इसमें भी दिया हुआ था कि कैपेसिटर और इंडक्टर में जो फेज का डिफरेंस होता है π/2 एंगल से होता है, वो कैसे आपको निकालना है और आपको शो करना है, उसके लिए एक्सप्रेशन आपको लाना है, वो भी मैंने बताया। एसी का वीडियो आपको डाला गया है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है, आप उस ऑब्जेक्टिव को और आधा घंटा का वीडियो को देख लीजिए, उसमें 2-3 डेरिवेशन है, सब काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बाकी सब चैप्टर में यही है। न्यूक्लियस का बात करें तो न्यूक्लियस में 1-2 डेरिवेशन है, मीन लाइफ, हाफ लाइफ का, और न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में है, वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप कर देख सकते हैं उसको। एटॉमिक का स्ट्रक्चर में आपको क्या पढ़िएगा, तो एक ही तो मॉडल है, बोर्ड मॉडल अच्छे से पढ़ के चल जाइए, काम हो जाएगा। ठीक है, डुअल नेचर में डी ब्रोगली के बारे में पढ़ के चल जाना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि मैंने जो पढ़ाया है उससे, देखिए बिहार बोर्ड में तो डबल क्वेश्चन आता है, तो उसमें तो हम बोलते हैं कि अगर 140 नंबर का पेपर है तो 120 से 130 नंबर कॉपी से रहेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन और में दिख रहा है। ठीक है, तो आप ये गारंटी रखना कि 70 नंबर जो आपको सॉल्व करना है ये 100% आपके नोट्स में रहेगा, और ये सवाल आपको आता भी होगा और आप इसको बनाएंगे, ऐसा हमको विश्वास है कि आप कर पाएंगे। ठीक है, जब पेपर हो जाएगा तो मैं इसका डिस्कशन भी आपके सामने लेके आऊँगा। तो सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक, आप अच्छे से परफॉर्म करें, और आने के बाद आप वीडियो में आके आप कमेंट भी करें कि कैसा आपका पेपर गया है। ठीक है, थैंक यू।